हेलो स्टूडेंट्स। तो बाल महाभारत कथा का 13 चैप्टर जिसमें इंद्रप्रस्थ के बारे में बताया गया है वो लेकर के मैं आज आपके पास हाजिर हूँ। इंद्रप्रस्थ नगरी। आजकल के समय में अगर आप इंद्रप्रस्थ ढूंढोगे तो ये जगह दिल्ली के आसपास की जगह है। द्रौपदी के स्वयंवर में जो कुछ हुआ उसकी खबर जब हस्तिनापुर पहुंची तो विदुर बड़े खुश हुए। धृतराष्ट्र के पास दौड़े गए और बोले कि पांडव अभी भी जीवित हैं। राजा द्रुपद की कन्या को स्वयंवर में अर्जुन ने जीता है। पांचों भाइयों ने विधि पूर्वक द्रौपदी के साथ ब्याह कर लिया है और कुंती के साथ वे सब द्रुपद के यहाँ, राजा द्रुपद के यहाँ कुशलता से हैं। ये सुनकर के धृतराष्ट्र हर्ष प्रकट करते हुए खुशी के साथ बोले कि भाई विदुर, तुम्हारी बातों से मुझे असीम आनंद हो रहा है। राजा द्रुपद की बेटी हमारी बहू बन गई है, यह बड़ा ही अच्छा हुआ। उधर दुर्योधन को जब मालूम हुआ कि पांडवों ने लाख के घर की भीषण आग से किसी तरह बचकर और 1 बरस तक कहीं छिपे रहने के बाद अब पराक्रमी पांचाल राज की कन्या से ब्याह कर लिया है तो अब वे पहले से भी अधिक शक्तिशाली बन गए हैं, तो उसके मन में ईर्ष्या की आग और प्रबल हो गई। दबा हुआ बैर दुश्मनी वो फिर से जाग उठा। दुर्योधन और दुशासन ने शकुनी को अपना दुखड़ा सुनाया। शकुनी कौन है? वो दुर्योधन के मामा हैं। तो क्या दुखड़ा सुनाया? दुखड़ा सुनाया कि मामा अब क्या करें, अब तो द्रुपद कुमार, धृष्टद्युम्न और शिखंडी भी उनके साथी बन गए हैं। उसके बाद कर्ण और दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास गए और एकांत में उनसे दुर्योधन ने कहा कि पिताजी, जल्दी ही हम ऐसा कुछ उपाय करें जिससे हम सदा के लिए निश्चिंत हो सकें। तो यहाँ पर किससे निश्चिंत होने की बात कही गई है? पांडवों से निश्चिंत होने की बात कही गई है। तो धृतराष्ट्र तो अपने बेटे के प्यार में अंधे थे, सचमुच के अंधे भी थे। एक और अंधेपन की बात ये भी थी। तो वो कहते हैं कि बेटा, तुम लोग बिल्कुल ठीक कहते हो, तुम ही बताओ कि अब क्या करना चाहिए। दुर्योधन ने कहा कि फिर हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए कि जिससे पांडव यहाँ आए ही नहीं, क्योंकि अगर वो यहाँ आएंगे तो जरूर इस राज्य पर अपना अधिकार जमाना चाहेंगे, अपना हिस्सा मांगेंगे। ये बात सुनकर के कर्ण को हंसी आ गई। उसने कहा कि दुर्योधन, अब 1 साल बाहर रहने और दुनिया देख लेने से उन्हें काफ़ी अनुभव प्राप्त हो चुका है। एक शक्ति संपन्न राजा के यहाँ उन्होंने शरण ली है और इस पर उनके प्रति तुम्हारा वैर भाव उनसे छिपा हुआ नहीं है, इसलिए छल प्रपंच से अब काम नहीं चलेगा। आपस में फूट डाल करके भी उनको हराना संभव नहीं, क्योंकि उन पांचों भाइयों में बड़ा ज़बरदस्त प्रेम है। राजा द्रुपद धन के प्रलोभन में पड़ने वाले व्यक्ति भी नहीं हैं। लालच देकर के उनको अपने पक्ष में करने का विचार करना बेकार है। पांडवों का साथ वो कभी नहीं छोड़ेंगे। द्रौपदी के मन में पांडवों के प्रति घृणा पैदा हो ही नहीं सकती। ऐसे विचार की ओर ध्यान देना भी ठीक नहीं है। हमारे पास केवल एक ही उपाय रह गया है, वो ये है कि पांडवों की ताकत बढ़ने से पहले उस पर हमला कर दिया जाए। कर्ण तथा अपने बेटों की परस्पर विरोधी बातें सुनकर के धृतराष्ट्र इस बारे में कोई डिसीजन नहीं ले सके। वे पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण को बुला करके उनसे सलाह मशविरा करने लगे। पांडु पुत्रों के जीवित रहने की खबर पाकर के पितामह भीष्म के मन में भी बड़ी खुशी हुई, आनंद की लहरें उठने लगी। तो भीष्म ने कहा कि भाई बेटा, वीर पांडवों के साथ में संधि करके कायदे से, नियम के हिसाब से, धर्म के हिसाब से हमें आधा राज्य उन्हें दे देना चाहिए और यही उचित है। आचार्य द्रोणाचार्य ने भी यही सलाह दी। अंग नरेश कर्ण भी इस अवसर पर धृतराष्ट्र के दरबार में उपस्थित था। पांडवों को आधा राज्य देने की सलाह उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो तो हमेशा से दुर्योधन का पक्षधर था। दुर्योधन के प्रति कर्ण के हृदय में अपार स्नेह था। इस कारण द्रोणाचार्य की सलाह सुनकर के उसके क्रोध की सीमा न रही। वह धृतराष्ट्र से बोला कि राजन, मुझे ये देख करके बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आचार्य द्रोण भी आपको इस तरह की गलत सलाह देते हैं। राजन, शासकों का कर्तव्य है कि मंत्रणा देने वालों की नीयत को पहले
परखने, मंत्रणा का मतलब है सुझाव, सजेशन, एडवाइस। कर्ण की इन बातों से द्रोणाचार्य क्रोधित होकर के गरज करके बोले कि दुष्ट कर्ण, तुम राजा को गलत रास्ता बता रहे हो। यह निश्चित है कि यदि राजा धृतराष्ट्र ने मेरी तथा पितामह भीष्म की सलाह न मानी और तुम जैसों की सलाह पर वो चलते गए तो फिर कौरवों का नाश संभव है, कौरवों का नाश होने वाले हैं। इसके बाद धृतराष्ट्र ने धर्मात्मा विदुर से भी बात की। विदुर ने कहा कि हमारे कुल के नायक भीष्म तथा आचार्य द्रोणाचार्य ने जो बताया है वही श्रेयस्कर है, वही रास्ता उचित है। कर्ण की सलाह किसी भी काम की नहीं है। तो अंत में ये सब सोच विचार करके धृतराष्ट्र ने पांडु के पुत्रों को, पांडवों को आधा राज्य दे करके संधि कर लेने का निश्चय किया। पांडवों को द्रौपदी तथा कुंती सहित सादर वहां से लिवा लाने के लिए उन्होंने विदुर को पांचाल देश भेजा। विदुर पांचाल देश को रवाना हो गए। पांचाल देश पहुंच करके विदुर ने राजा द्रुपद को अमूल्य उपहार भेंट करके उनका सम्मान किया। तो पहले के समय में ये कल्चर था, ये संस्कृति थी कि जब भी एक राजा दूसरे राजा के यहाँ जाया करते थे तो कुछ न कुछ गिफ्ट्स भेजा करते थे, है ना। तो पांचाल देश में पहुंच करके विदुर ने राजा द्रुपद को अमूल्य उपहार भेंट करके उनका सम्मान किया और राजा धृतराष्ट्र की तरफ से रिक्वेस्ट किया कि पांडवों को द्रौपदी सहित हस्तिनापुर जाने की अनुमति दें। विदुर का अनुरोध सुन करके राजा द्रुपद के मन में थोड़ा सा डाउट हुआ, शंका हुई। उनको धृतराष्ट्र पर विश्वास न हुआ कि एक बार में वो इतना अच्छा विचार कैसे जाहिर कर सकते हैं। सिर्फ इतना कह दिया कि पांडवों की जैसी इच्छा हो वही करना ठीक होगा। तब विदुर ने माता कुंती के पास जाकर के अपने आने का कारण उन्हें बताया। कुंती के मन में भी थोड़ी सी शंका हुई कि कहीं पुत्रों पर फिर से कोई बड़ी आफत, कोई बड़ी प्रॉब्लम ना आ जाए। विदुर ने उन्हें समझाया और धीरज देते हुए कहा कि देवी, आप निश्चिंत रहें, आपके बेटों का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। वे संसार में खूब यश कमाएंगे, उनकी प्रसिद्धि होगी और विशाल राज्य के स्वामी बनेंगे। आप बेखटके, बिना डाउट के हस्तिनापुर चले चलिए। आखिर में द्रुपद राजा ने भी अनुमति दे दी और विदुर के साथ कुंती और द्रौपदी समेत पांडव हस्तिनापुर को रवाना हो गए। उधर हस्तिनापुर में पांडवों के स्वागत की बड़ी धूमधाम से तैयारियां होने लगी। भाई आखिर हस्तिनापुर की जो प्रजा थी वो तो पांडवों को पसंद करती थी ना। तो जैसा कि पहले ही निश्चय हो चुका था कि युधिष्ठिर का यथाविधि राज्याभिषेक हुआ और आधा राज्य पांडवों के अधीन कर दिया गया। राज्याभिषेक के उपरांत युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए धृतराष्ट्र ने कहा कि बेटा युधिष्ठिर, मेरे अपने बेटे बड़े दुरात्मा हैं, बुरी आत्मा हैं, शैतान हैं, दुष्ट हैं। एक साथ रहने से संभव है कि तुम लोगों के बीच में बैर बढ़े। इस कारण मेरी सलाह है कि तुम खांडव प्रस्थ को अपनी राजधानी बना लो और वहीं से राज करना। तो खांडव प्रस्थ क्या है? तो खांडव प्रस्थ वह नगरी है जो पूर्व, नहुस एवं ययाति जैसे हमारे प्रतापी पूर्वजों की राजधानी रही है। ये बात धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को कहा। हमारे वंश की पुरानी राजधानी खांडव प्रस्थ को फिर से बसाने का यश और श्रेय भी तुम ही को मिलेगा। धृतराष्ट्र के मीठे वचन मान करके पांडवों ने खांडव प्रस्थ के भग्नावशेषों पर, भग्नावशेष का मतलब है टूटे फूटे पुराने जीर्ण शीर्ण अंश, जो कि उस समय एक निर्जन वन बन चुका था, वहाँ कोई रहता नहीं था, है ना। निपुण शिल्पकारों, शिल्पकारों का मतलब आप यहाँ पर आर्किटेक्ट समझ सकते हो। तो काफ़ी एक्सपर्ट आर्किटेक्ट्स को बुला करके एक नए नगर का उन्होंने निर्माण कराया। सुंदर भवनों, अभेद दुर्गों आदि से सुशोभित उस नगर का नाम रखा गया इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ की शान एवं सुंदरता ऐसी हो गई कि सारा संसार उसकी प्रशंसा करते न थकता था। अपनी राजधानी में भी द्रौपदी और माता कुंती के साथ पांचों पांडव 23 वर्ष तक सुखपूर्वक जीवन बिताते हुए न्यायपूर्वक राज करते रहे। तो स्टूडेंट्स, ये था बाल महाभारत कथा का 13th एपिसोड, जिसमें हम लोगों ने इंद्रप्रस्थ की कहानी सुनी। इसमें ये पता चला कि किस तरीके से
हस्तिनापुर नगरी जिसके राजा धृतराष्ट्र थे, उन्होंने द्रोणाचार्य और भीष्म विदुर की सलाह मान करके ये तय किया कि इसके आधा टुकड़े को पांडवों को दे दिया जाएगा और उन्हें कहा गया कि भाई आप खांडवप्रस्थ को अपनी राजधानी बना लो, जिसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। तो मुझे लगता है आपको बाल महाभारत की कहानी अच्छी लग रही होगी, इंटरेस्टिंग लग रही होगी, है ना। तो मेरा चैनल न्यू एज कोचिंग, इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और भी स्टूडेंट्स जिन्हें महाभारत की कहानी में इंटरेस्ट हो, वो सुनना चाहते हैं, उनके साथ शेयर करें। सो हैप्पी लर्निंग विद न्यू एज कोचिंग। जल्दी ही हम लोग इसके अगले एपिसोड में जरासंध की कहानी के बारे में जानेंगे। जरासंध। हैप्पी लर्निंग विद न्यू एज कोचिंग।